नमस्कार साथियों। इस देश में नोटबंदी, जीएसटी बंदी, कोरोना बंदी, सिलेंडर बंदी, आभूषण बंदी, केवल सांस बंदी बची है। दो महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। मैं वो शुरू करूं उससे पहले कुछ साथी मेरे साथ आए हैं जो कांग्रेस पार्टी से तो नहीं जुड़े, पर जो विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा उससे जुड़े हैं। मेरे बाएं हाथ को बैठे हैं राजेंद्र सोनी जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं स्वर्णकार संघ के, और मेरे दाएं हाथ को बैठे हैं अजीत जी, ये राष्ट्रीय सचिव हैं स्वर्णकार संघ के। और एक और मेरे साथी बैठे हैं पवन वर्मा जी, जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं स्वर्णकार संघ के। इनके बहुत सारे साथी और भी आना चाहते थे। मैंने अनुरोध किया कि सबको ज़रूरत नहीं, जब राष्ट्रीय स्वर्णकार संघ के मुख्य सदस्यगण आ जाएंगे तो बाकी सब प्रदेश इकाई भी मान लीजिए। दोस्तों, 22 अप्रैल 2024 को बांसवाड़ा राजस्थान में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बहनों, बेटियों और माताओं को कहा, एंड आई कोट, ये जीत गए तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। ठीक 2 साल बाद 10 मई 2026 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद, तेलंगाना में देश की बहनों, माताओं और बेटियों को कहा कि, एंड आई कोट, 1 साल तक सोने के गहने न खरीदें और सोना खरीदना बंद कर दें। अब पता चला कि हिंदुस्तान की बहनों, बेटियों और माताओं के आभूषण छीनने का असली प्लान क्या था। मित्रों, सोने के आभूषण और जेवर भारत की सांस्कृतिक विरासत की पहचान है, सामाजिक रीति रिवाजों का अभिन्न हिस्सा है, धार्मिक परंपराओं के निर्वहन में सौभाग्य, समृद्धि और शुभता की पहचान है, प्रतिबिंब है। भारतीय समाज में स्वर्ण आभूषण, जेवर न केवल करोड़ों करोड़ों माताओं, बहन और बेटियों के लिए एक सुरक्षा कवच है, बल्कि उल्लास, पवित्रता, उत्सव के माहौल और वैभव की पहचान भी है। ये हम सब जानते हैं। और यही नहीं, गांव से शहर तक स्वर्ण आभूषण यानी ज्वेलरी व सुनार के व्यापार में छोटे छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों, कामगारों, दस्तकारों, इनकी रोजी रोटी का एकमात्र धंधा भी है ज्वेलरी बनाना, स्वर्ण आभूषण बनाना, बेचना, उसका व्यापार करना। देश का 90% से अधिक ज्वेलरी उद्योग छोटे छोटे दुकानदार, सुनार, एमएसएमई सेक्टर में है, 90%। और इसमें 3.5 करोड़ लोग लगे हैं। 3.5 करोड़ लोगों को देश का स्वर्ण आभूषण उद्योग रोजगार देता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से। 10 मई 2026 को सोने के गहने न खरीदने का मोदी सरकार का फरमान 3.5 करोड़ से अधिक छोटे छोटे ज्वेलरों, सुनारों, दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों, कामगारों, इन सब के लिए तबाही का फरमान साबित हुआ है। और इसीलिए मेरे मित्र यहां आए। सत्ता के शीर्ष से पिछड़े वर्गों के इन मेहनतकश वर्मा, सुनार, स्वर्णकार समाज पर, उनके करोड़ों साथियों पर रोजी रोटी मिटाने वाला ये एक भयानक हमला किया गया है।
अब 13 मई 2026 को एक और ज्वेलरी उद्योग विरोधी वज्रपात गिराते हुए मोदी सरकार ने सोने और चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर डाली। मतलब एक तरफ तो सोना व सोने के आभूषण न खरीदने का फरमान देकर 3.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी पर लात मार दी, तो दूसरी ओर सोने की तस्करी करने वाले तस्कर माफियाओं के लिए काली और मोटी कमाई और मलाई का रास्ता खोल दिया। नेचुरली स्मगलिंग शुरू हो जाएगी फौरन। तो आइए सबसे पहले सुनार, वर्मा, स्वर्णकार, कामगार, दुकानदार, इनकी रोजगार बंदी के भाजपा सरकार के फरमान के वज्रपात के तीन अलग अलग असर देखते हैं। नंबर 1, भारत के जीडीपी में ज्वेलरी सेक्टर का योगदान 7% है। वेरी फ्यू पीपल नो दिस। ज्वेलरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट 7% टू इंडियाज जीडीपी। देश के कुल व्यापारिक निर्यात में ज्वेलरी सेक्टर 12% है। सबसे बड़ी बात यह है कि 85% ज्वेलरी एक्सपोर्टर एमएसएमई सेक्टर में है, यानी जॉब क्रिएटर्स हैं। सोने के आभूषण कारोबार में गांव से शहर तक, कस्बों से महानगरों तक छोटे ज्वेलर, व्यापारी, सुनार, गलाई, पकाई, चिलाई, गढ़ाई, पॉलिश, ये सब काम में लाखों करोड़ों कारीगर लगे हैं और करोड़ों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ती है। एक और तथ्य जो किसी को शायद मालूम नहीं हो, जेम्स एंड ज्वेलरी जो सेक्टर है, यह भारत की शायद सबसे बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है। 50 लाख लोग सीधे कारीगर इत्यादि ये काम करते हैं और देश में 3.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हैं। एक साल की अगर रोजगार बंदी हो गई तो पूरा ज्वेलरी सेक्टर हिंदुस्तान का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, वो अंत हो जाएगा। 3.5 करोड़ लोग। दूसरा पहलू, सरकारी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो जुलाई 2020 में उद्यम पोर्टल लॉन्च किया गया। 15 अगस्त 2025 तक देश भर में 75,082 एमएसएमई डी रजिस्टर और शट डाउन हो गए, बंद हो गए। एक और रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि 2015-16 से 22-23 के बीच में असंगठित विनिर्माण क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसमें 18 लाख एमएसएमई बंद हो गए। यह ऑलरेडी भयावह स्थिति है जो सरकार के आंकड़ों और इंडिपेंडेंट आंकलन से आपके सामने है। केवल 24-25 में ही अगर बात करें तो फरवरी 2025 तक 35,567 एमएसएमई बंद हो गए। एमएसएमई ही देश में रोजगार उत्पादक है। 3 लाख लोगों का काम चला गया। अब ऐसे में सोने के आभूषण के कारोबार को ठप करके आप लोगों की आजीविका का तो गला घोट रहे हैं, बल्कि देश में आर्थिक संकट और तबाही मचाने का एक और रास्ता भाजपा खोल रही है। यह भाजपा की द्वारा निर्मित त्रासदी है और एक क्रूर अमानवीय अत्याचार है। तीसरा पहलू, सोने की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से सीधे स्मगलिंग सोने की शुरू हो जाएगी। यह मैं नहीं कह रहा, यह सरकार के आंकड़े बताते हैं। 2024-25 में ही जब सोने की इंपोर्ट ड्यूटी 6% है, तो सरकारी एजेंसियों ने 3005 मामलों में 2600 किलो सोना स्मगलिंग का जब्त किया ऑलरेडी। यह सरकारी आंकड़ा असली जो स्मगलिंग हो रही है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ज्वेलरी सेक्टर के विशेषज्ञों की माने
तो 10 से 15 मीट्रिक टन सोना इससे पहले ही स्मगल हो रहा था, क्योंकि ड्यूटी 6% है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके विशेषज्ञ कहते हैं। अब 15% है, तो 15% इंपोर्ट ड्यूटी के बाद, ये घोषित तालाबंदी के बाद सोने की स्मगलिंग और सोने के तस्कर, उनकी पोबारा और ज्वेलरी सेक्टर जो है, उनकी रोजी रोटी पर हमला ये हो जाने वाला है। इसलिए मोदी सरकार से हमारे 5 सवाल हैं। पहला, क्या नोटबंदी की तरह अब उद्यम बंदी भी न्यू नॉर्मल है भाजपा का? दूसरा, क्या प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार सार्वजनिक मन से सोने के गहने न खरीदने की अपील करने से जो ज्वेलरी सेक्टर को भारी नुकसान होगा, 3.5 करोड़ लोगों का जो रोजगार जाएगा, उनके लिए आपने क्या सोचा है? क्या ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े 3.5 करोड़ स्वर्णकारों, वर्मा, सुनारों, कामगारों, दुकानदारों, उनके लिए कोई प्लान बीजेपी सरकार के पास है राहत का पैकेज देने की? तीसरा, अगर गोल्ड इंपोर्ट कम करना ही आपका मकसद है, तो सरकार को देश में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड सप्रेशन करने की बजाय देश में पहले से ही जो मौजूद सोना है उसकी आप गोल्ड मोबिलाइजेशन करके बुलियन बैंकिंग फ्रेमवर्क बनाने की नीति पर काम क्यों नहीं कर रहे? हम ऑल्टरनेटिव भी बता रहे हैं। देश में बहुत सारा सोना लॉकर्स में आइडियल पड़ा है, देश में सोना है, तो आप उसको मोबिलाइजेशन करिए और एक बुलियन बैंकिंग फ्रेमवर्क क्रिएट करिए। आप क्यों नहीं कर रहे मोदी जी और भाजपा ऐसा? चौथा, क्या यह सही नहीं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी सलाह देते हैं लोगों को, भैया सोने के जेवर मत खरीदो 1 साल तक, दूसरी तरफ मोदी सरकार सोना खरीद रही है? यह कैसे हो सकता है दोस्तों? और मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्या यह सही नहीं कि मोदी सरकार और आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड होल्डिंग जो सितंबर 2025 में थी 794.64 मीट्रिक टन, और अब चौंकिए मत, ये मार्च 2026 में यानी 7 महीने में बढ़कर हो गई 880.52 मीट्रिक टन। क्यों? क्या यह सही नहीं कि मोदी सरकार ने पिछले 7 महीने में खुद 85.88 मीट्रिक टन सोना खरीद लिया? तो भैया आप लोगों को तो कहते हो कि एक मंगलसूत्र मत खरीदो, बहन के लिए एक जेवर मत खरीदो, बिटिया के लिए सोने की बाली मत खरीदो कान की, मां के लिए सोने की चेन मत खरीदो, और मोदी सरकार 6 महीने 7 महीने में 85.88 मीट्रिक टन सोना खरीद रही है। ऐसा क्यों? और पांचवा, कि क्या अब 90% एमएसएमई छोटे दुकानदारों से जुड़ा ज्वेलरी उद्योग भी अगले 1 साल में तालाबंदी का शिकार हो जाएगा? क्या ज्वेलरी सेक्टर के इन छोटे छोटे एमएसएमई के लोगों को साफ कर अब ज्वेलरी सेक्टर भी 2 या 3 उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी हो रही है? यह है असली बात, क्योंकि लाखों करोड़ का ज्वेलरी सेक्टर है। अगर 2 उद्योगपतियों ने कब्जा कर लिया तो उनका धंधा हो जाएगा, और ये सब 3.5 करोड़ लोग जिनके नुमाइंदे यहां बैठे हैं, वर्मा जी बैठे हैं, अजीत जी बैठे हैं, सारे साथी बैठे हैं, ये बाहर, ये सब उनके गुलाम हो जाएंगे। क्या तैयारी असल में ये है? तो दोस्तों, हमारी मांग है कि स्वर्ण आभूषण के उद्योग में लगे 3.5 करोड़ सुनारों, दुकानदारों, स्वर्णकारों, व्यापारियों, कामगारों, कारीगरों, इन सब के लिए, जैसे और उद्योग और इंडस्ट्री के लिए मोदी सरकार लाई है, एक विशेष आर्थिक राहत
पैकेज की मोदी सरकार बगैर विलंब घोषणा करे, तभी इनको राहत मिल पाएगी। दूसरा हमारा सजेशन और मांग यह है कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी 15% बढ़ाने की बजाय इसे वापस करिए और इसकी जगह डोमेस्टिक गोल्ड मोबिलाइजेशन व रिसाइकलिंग में 4 सजेशन दे रहा हूं। आप डोमेस्टिक गोल्ड मोबिलाइजेशन और रिसाइकलिंग करिए, आइडियल गोल्ड स्टॉक्स का जो देश में पड़े हैं इस्तेमाल करिए, इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर घर परिवार के द्वारा अपनी पसंद के ज्वेलर को वो अपना गोल्ड जो है उधार पर मनमर्जी से दे सकें, इसका प्रावधान करिए और सोने की वैल्यू एडेड कंजम्पशन इस पर विचार करिए, बजाय इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के। जहां वैल्यू एडेड कंजम्पशन है, आप ज्वेलरी बनाते हैं, आप जेम्स बनाते हैं, आप उसका आकार बदलकर कुछ और बनाते हैं, वैल्यू एडेड कंजम्पशन पर विचार करिए, उस पर प्रतिबंध मत लगाइए। ये हमारे कॉन्क्रीट सजेशन भी है। तो दोस्तों, स्वर्ण आभूषण के लाखों उद्यमी और हुनरमंद कारीगर जो इंसान तो इंसान, हमारे देवताओं को भी सजाते हैं। इंसान को तो सब सजाते हैं, देवताओं को केवल ज्वेलरी उद्योग वाले सजाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनकी रोजी रोटी छीनने और घर परिवार की जो रसोई के चूल्हे बुझाने की भाजपाई क्रूरता है, उसका विरोध करती है और हम बुलंदी से संसद से सड़क तक आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपसे प्रश्न लूं, एक और नॉर्मली कभी दूसरा विषय हम नहीं जोड़ते पर इससे जुड़ा हुआ विषय है जो आज सुबह ही हुआ, और उस पर आप प्रश्न भी पूछेंगे तो बेहतर है कि मैं जो पार्टी की ओर से हमारा वक्तव्य है वो आपको अभी बता दूं और फिर हम आपके प्रश्न लेंगे। पिछले 12 साल से, ये दूसरा पहलू है पेट्रोल डीजल सीएनजी की जो आज कीमतें बढ़ाई हैं उनको लेकर, पिछले 12 साल से मोदी सरकार का जो साइकिल ऑफ लूट है, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस, कमर्शियल गैस, छोटू सिलेंडर, सीएनजी, इन सब को लेकर वो बदस्तूर जारी है। दोस्तों, मैं ये आज आपके समक्ष पेट्रोल डीजल को लेकर 7 तथ्य रखूंगा और गैस को लेकर बस, और हम आपको एक कागजात के साथ, सबूत के साथ, मेरी कुलीग जो हैं वो आपको ये बयान जारी कर देंगी। 11 साल से मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों से 43 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से लूटे हैं, यानी 1000 करोड़ हर रोज। इन लास्ट 11 years, Modi government has looted, and I'm going to give you that data. I'm backing it up with the document of Government of India. In last 11 years, Modi government has looted 43 lakh crores by way of putting duties and excise on petrol, diesel and LPG gas, which comes to 1000 crore rupees per day. Please remember, देशवासियों याद रखिए, 26 मई 2014 को कांग्रेस की सरकार गई। 26 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपया 41 पैसा प्रति लीटर। 26 मई 2014 को, ये आपको मैं भेज भी रहा हूं, कांग्रेस की सरकार गई। 26 मई 2014 को पेट्रोल की कीमत थी 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर, और आज 3 रुपए का इजाफा करने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 97 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर। यानी आप इजाफा देखिए कितना है। डीजल की कीमत थी 26 मई 2014 को 56 रुपया 71 पैसे प्रति लीटर, और आज है
इस 3 रुपए के इजाफे के बाद 90 रुपया 67 पैसे प्रति लीटर। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी और 13, 14, 12 में आप चेक करिए, क्रूड ऑयल का रेट था $100 प्रति बैरल से लेकर $108 प्रति बैरल कच्चा तेल था। और अब खाड़ी का जो युद्ध है, इसका हिस्सा अगर मैं छोड़ दूं, वेस्ट एशिया वॉर को अगर मैं छोड़ दूं, तो फिर कच्चे तेल का एवरेज रेट रहा है मोदी सरकार में $70 पर बैरल, $70 प्रति बैरल। तो अगर $70 की एवरेज लगाऊं मैं 11 साल की, तो पेट्रोल का प्राइस होना चाहिए 61 रुपया 60 पैसा और डीजल होना चाहिए 56 रुपया 99 पैसा। यह है कड़वा सत्य जो हम देशवासियों के सामने रखना चाहते हैं। और आज सीएनजी का रेट भी 2 रुपया बढ़ाकर 79 रुपया 9 पैसा कर दिया है, 79 रुपीज 9 पैसा। तीसरा तथ्य, 2014 से 2025 तक मोदी सरकार ने, आप 26 के 4-5 महीने निकाल दीजिए एक बार, 2014 से 25 तक मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एवरेज एक्साइज ड्यूटी लगाई 19 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर। आप चौंक जाएंगे सुनकर। 2014 से 25 के बीच में मोदी सरकार ने देश के नागरिकों पर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 19 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 15 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर। यानी हर बार आप जब तेल डलवाएंगे स्कूटर में, ऑटो में, मोपेड में, कार में, ट्रक में, जीप में, तो 19 रुपया 70 पैसे मोदी जी के पास चला जाता था और 15 रुपया 50 पैसे डीजल का उनके पास चला जाता था, बीजेपी सरकार के पास। मोदी सरकार ने 2014 से 25 के बीच में 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, एक्साइज ड्यूटी बदली, जिनमें से 12 बार वो बढ़ाई और बहुत कम की। 27 मार्च 2026 को, 5वां पहलू, मोदी सरकार ने यह कहा कि हम पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपया से घटाकर 10 रुपया कर रहे हैं। ये 2 महीने 1.5 महीना पहले की बात है। और डीजल पर 10 रुपया से 0 कर रहे हैं। हम सब बड़े खुश हुए। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने गए कि भैया 3 रुपया तो एक्साइज ड्यूटी कम हो गई, तो पेट्रोल 3 रुपया सस्ता हो जाएगा। और डीजल तो हम बड़े खुश होकर गए, गांव वाले जो हैं ट्रैक्टर लेकर अपने अपने लाइन लेकर पहुंच गए कि भाई 10 रुपया डीजल सस्ता हो जाएगा। वहां जाकर पता चला कि 1 पैसा भी सस्ता नहीं हुआ, क्योंकि इसका सारा फायदा किसको मिला? 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, 1 रिलायंस को, 1 नायरा एनर्जी को। ये सारा पैसा उनकी जेब में चला गया। आपको कुछ नहीं मिला, देशवासियों को कुछ नहीं मिला। छठा, जो हर बार जब चुनाव खत्म होता है तो हर बार मोदी जी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाते हैं। अब की बार राहुल जी ने भी कहा, और ये वो प्रेस विज्ञप्ति है जो एआईसीसी ने जारी की थी 27 मार्च को, मैंने कहा था कि जी चुनाव जिस दिन खत्म होगा उसके 15 दिन के अंदर ये बढ़ाएंगे। ये बोलते रहे आपको, आप भी छापते रहे, दिखाते रहे। नो, पेट्रोल मंत्री ने कहा, हेडलाइन न्यूज चल रही थी चैनल्स पे कि कोई पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ेगी। सारे अखबारों की हेडलाइन, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा। अब हम कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे। ये इनकी हिस्ट्री रही है। मैं आपको 4-5 उदाहरण आज बताना चाहता हूं, होंगे शायद और भी। 2014 में जनरल इलेक्शन हुए और 7 फरवरी 2015 को दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हुए। 15 और 16 फरवरी 2015 को मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए।
तब भी एका बढ़ाएंगे नहीं, पर 7 फरवरी को चुनाव हुआ, 15 को और 16 को बढ़ा दिए थे। 2019 में फिर जनरल इलेक्शन हुए।